हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे आपको SSC GD और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को। बट अगर आपने भी इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपसे यहाँ पर एकता प्रणाली भी आ सकता है। क्या एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश ने, बी नसरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एकता प्रणाली, एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो जो एकता व्यवस्था थी वह कौन सी थी? यह व्यवस्था की कि धन के बदले में वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। एकता का जो मतलब है, एकता का मतलब है धन के बदले में भूमि को प्रदान करना, वेतन के रूप में भूमि को प्रदान करना। तो एकता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इल्तुतमिश जिन बच्चों ने भी चुना है वह सही चुना है। इल्तुतमिश विकल्प ए में आपका दिया है, तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या इल्तुतमिश जो एकता प्रणाली या एकता व्यवस्था थी वह इल्तुतमिश ने आपकी शुरू की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो आपसे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे एक बार क्वेश्चन तो यही बन सकता है, संविधान संशोधन अधिनियम 1957 जो अधिनियम था 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह कब हुआ था आपका? 1978 में। तो आपको एक बात तो यही ध्यान रखनी है कि 44वां संविधान हमारा संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और जो संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद किस कानूनी मतलब कानूनी अधिकार बना दिया, तो किस अनुच्छेद को बनाया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 301 को, अनुच्छेद 300 के क्या को, अनुच्छेद 302 को या अनुच्छेद 303 को। तो किसको बनाया था? तो आपका अनुच्छेद हो जाता है 300A या अनुच्छेद 300 का क्या। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 300 के ए को आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो बी विकल्प में अनुच्छेद 300 का ए आपका दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील या मीठे जल की झील है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन है ए बुलर झील, बी डल झील, सी लोकटल झील या नेकुचियाताल झील। तो कौन सी झील है सबसे मीठे पानी की झील? तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी? आपका सही जवाब हो जाएगा बुलर झील। ए विकल्प में आपको बुलर झील दी है। तो बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपकी स्थित है। और कौन से जिले में है? बाड़ीपोरा। कौन से जिले में है? बाड़ीपोरा जिले में, बाड़ीपोरा जिले में आपकी स्थित है। तो आपकी से क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे मीठे पानी की झील, तो बुलर झील सबसे मीठे पानी की झील है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज की जो वीडियो होने वाली है वह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मान लीजिएगा अगर आपने 10 क्वेश्चन तक पूरी या 10-20 क्वेश्चन तक पूरी वीडियो देखी, वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिला, जो आपके अगले 10 या 20 क्वेश्चन थे वहाँ से आपसे क्वेश्चन बना, तो आपकी वीडियो देखी हुई और ना देखी हुई तो एक सी हो गई ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी गैस है या सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो ए विकल्प में आपका नाइट्रोजन दिया है। तो जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 78.08%। 78.08% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन गैस कितनी पाई जाती है? आपकी 20.95% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और जो आपकी तीसरे नंबर पर पाई जाती है वह कौन पाई जाती है? तीसरे नंबर पर आपकी गैस पाई जाती है आर्गन। कौन सी? AR। आर्गन गैस आपकी तीसरे नंबर पर पाई जाती है, जिसका प्रतिशत कितना है? 0.93%। तो इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहले नंबर के साथ साथ आपको ऑक्सीजन और आर्गन का भी प्रतिशत ध्यान रखना होगा। तो पहले नंबर पर जो भारत में जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस आपका विकल्प ए में दिया था।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। आपको विकल्प में दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो ए भी है, बी भी आपका सही जवाब है, सी भी सही जवाब है। तो इनमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी हैं, उपरोक्त सभी। डी विकल्प में आपको दिया है उपरोक्त सही, इसमें सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है। किस निर्वाचन में नहीं होता है। ऑप्शन है, ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन में, या लोकसभा का निर्वाचन में, या राज्यसभा का निर्वाचन में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया संक्रमणीय, जो संक्रमणीय मत एकल, जो एकल प्रणाली है उसका प्रयोग किस में नहीं होता। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है, लोकसभा के चुनाव में नहीं होता, और राष्ट्रपति का सबके चुनाव में भी होता है। तो सी विकल्प, लोकसभा का निर्वाचन में, लोकसभा के निर्वाचन में एकल मदती का प्रयोग नहीं होता। तो सी विकल्प में आपका लोकसभा दिया गया है, तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है, ए मत्स्य से, उद्यानिक से, या उद्यानिक से, या कृषि से, या दुग्ध विकास से। तो आपको बताना होगा स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगर विकल्प बी के स्थान पर आपको क्या मिल जाए, बागवानी, बागवानी मिल जाए तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, और शहद मिल जाए तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो आपकी स्वर्ण क्रांति है शहद और बागवानी क्रांति से भी संबंधित है। तो विकल्प बी आपका ऑप्शन के अनुसार सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा था, का नारा क्या था। तो उसका क्या नारा था। ऑप्शन है, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो नारा था कौन सा हो जाएगा, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना था वह सही चुना था, तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, LAN और WAN को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। स्विच का प्रयोग किया जाता है, हब का, राउटर का, या ब्रिज का। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, उस LAN और WAN को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। तो राउटर आपका सी विकल्प में दिया गया है, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में किसे किसे शामिल किया गया, किसे शामिल किया गया। बृहदेश्वर मंदिर तावाबूर को, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को, या नालंदा महाविहार नालंदा को, या कातेय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल को। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल को। तो किसको शामिल किया गया है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो वारंगल में स्थित है उसको विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया है धरोहर स्थलों में। और कब किया गया है, तो कब किया गया था, 25 जुलाई। डेट आपको रखनी याद होगी, डेट पूछी जा सकती है। 25 जुलाई कब पूछा गया था, 2021 को। 2021 को इसको शामिल किया गया था। कब किया गया था, 2021 को शामिल किया गया था। और यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, 27 जुलाई 2021 को, 27 जुलाई 2021 को जो कच्छ के रण में जो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, कौन सा, धोलावीरा, जो आपका नगर है धोलावीरा, कौन सा, धोलावीरा को भी आपका विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया था। और धोलावीरा 40वां ऐसा स्थान है जिसे विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोका कोला है। ऑप्शन है, एक बहुउद्देश्य कंपनी, एक राष्ट्रीय कंपनी, एक ग्रामीण कंपनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोका कोला है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कोका
कोका कोला क्या है? तो कोका कोला क्या है? एक बहुउद्देशीय कंपनी है। कोका कोला एक बहुउद्देशीय कंपनी है या बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कौन सी कंपनी है? बहुउद्देशीय या बहुराष्ट्रीय। कौन सी कंपनी है? बहुराष्ट्रीय। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ए विकल्प में आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगे को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यह, तो इस क्वेश्चन का तो आपको पता ही होना चाहिए कि भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूकंपीय तरंगे, जो आपकी भूकंपीय तरंगे होती हैं, उनको कौन रिकॉर्ड करता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले। तो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड कौन करता है? तो सिस्मोग्राफ। डी विकल्प में आपको दिया गया है सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड आपका करता है। आपका अगला क्वेश्चन है गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना? गाजी मलिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। क्या आपका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बनेगा जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा जाए कि गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? ऑप्शन है ए मुबारक शाह खिलजी के नाम से, बी मोहम्मद तुगलक के, खुसरो खां के, या गयासुद्दीन तुगलक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो गाजी मलिक था वह किसके नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? तो किसके नाम से बना था? गयासुद्दीन तुगलक। डी विकल्प में आपको दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का जो गाजी मलिक था वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या बना था? दिल्ली का सुल्तान बना था। और जो इनका शासनकाल था, इनका शासनकाल कब तक था? इनका जो शासनकाल था वह था आपका 1320 से लेकर 1325 तक इनका शासनकाल रहा था। कब तक रहा था? 1320 से 1325 तक रहा था। और इनका जो राज्याभिषेक किया गया था, कब किया गया था? 8 सितंबर 1320 को इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए ISI या एग्रमार्क प्रमाणन का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है? तो किसके लिए नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाता है इसमें डी विकल्प में आपका दिया गया है फल और सब्जियों के लिए। फल और सब्जी के लिए इनका जो प्रयोग करना है, जो एगमार्क है और ISI है, उसका प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। तो डी विकल्प में आपका फल और सब्जियों को दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है आधा वाइट के रूप में जाना जाता है। आधा वाइट को किसके रूप में जाना जाता है? डाटा के रूप में, बीट के रूप में, निबल के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना होगा आधा वाइट को किसके रूप में जाना जाता है? निबल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? निबल आपका सही जवाब होगा। तो सी विकल्प में आपको निबल को दिया गया है, तो निबल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था दी गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में दी गई है या कौन से अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 63 में, या अनुच्छेद 64 में। तो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? उपराष्ट्रपति का जो जिक्र है वह आपका आर्टिकल या अनुच्छेद किसमें है? 63 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 63 आपको सी विकल्प में दिया गया है, तो सी विकल्प आपका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का माप इकाइयों में सही आरोही क्रम में है? तो सही आरोही क्रम में कौन सा है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से अगर मैं इनको एक एक करके बोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा इनमें बोलने में, लगभग 2 मिनट आपके खर्च हो सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ऑप्शन को देखेगा और बताइएगा। तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? KB, MB, GB और TB। क्या KB से बड़ा कौन है? KB से बड़ा हो जाएगा आपका MB से बड़ा हो जाएगा आपका GB से बड़ा हो जाएगा आपका TB। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के नज़दीक है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोझ ही जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए बृहस्पति ग्रह,
बी मंगल ग्रह, सी पृथ्वी ग्रह या बुध ग्रह। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा आपका? डी विकल्प में आपको दिया गया है बुध ग्रह। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना था वह सही चुना था। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश ने? तो किसने अपनाया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। किसने अपनाया था? आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। और कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 2 अक्टूबर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के शीघ्र पश्चात पंचायती जो राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी वह आंध्र प्रदेश ने आपकी अपनाई थी। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो उसे बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कब प्राप्त हुई थी? 1765 में। बी विकल्प में आपको 1765 दिया गया है। तो 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और किसके शासन में हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आलम द्वितीय के शासन में। आलम द्वितीय के शासन में बंगाल की जो दीवानी प्राप्त हुई थी। और इसके पश्चात ही 1765 में ही किसकी? पश्चिम बंगाल की और बिहार की, पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हो गई थी। तो इन 3 राज्यों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? किसने संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, BN राव ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या TT कृष्णामाचारी ने? तो किसने किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी विकल्प में आपको दिया गया है। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 13 दिसंबर। डेट आपको ध्यान में रखनी होगी। 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रदान किया था। और यह क्या था? और आपको यह तिथि भी आपको याद रखनी होगी। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है ए कलकत्ता अधिवेशन, बी मुंबई अधिवेशन, गुजरात अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वह किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किसमें हुआ था? गुजरात अधिवेशन। गुजरात अधिवेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1942 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से जो संबंधित डेट है वह क्या है? 1942 आपकी है। आपका अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए वाणिज्य बैंक, सहकारी समिति, ग्रामीण बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही बताना होगा कि औपचारिक स्रोत में जो ऋण के औपचारिक स्रोत हैं उनमें शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। मेरे कहने से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या कुषाण। तो कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा बृहदत्त। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अच्छा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सी विकल्प कितने बच्चों ने चुना था। सी विकल्प चुनने वाले कितने बच्चे थे? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मार्ले को या
लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। तो किसको माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और 1882 में स्थानीय स्वशासन की इन्होंने लॉर्ड रिपन ने क्या की थी? शुरुआत की थी। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आपका क्वेश्चन है जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यान में की परिभाषा क्या है? सूक्ष्म उद्यान की परिभाषा क्या है? तो इन विकल्पों को आप पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चारों आपको विकल्प दिए गए हैं, एक बार मैं फिर से बता दूं। 25 लाख तक षड्यंत्र मशीनी निवेश पर 1 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार, 75 लाख षड्यंत्र मशीन पर 2.5 करोड़ रुपए का वार्षिक, या 1.5 षड्यंत्र मशीन पर 5 करोड़ रुपए का वार्षिक, या 5 करोड़ षड्यंत्र मशीन पर 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार। तो इसमें से कौन सा सही था? तो डी विकल्प आपका सही था। डी विकल्प आपका सही था। 5 करोड़ तक षड्यंत्रों एवं मशीनगिरी के निवेश तथा 10 करोड़ तक वार्षिक कारोबार। तो डी विकल्प आपका इसमें सही जवाब था। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यू आकार की नदियाँ निर्मित होती हैं। यू आकार की जो नदियाँ होती हैं वह निर्मित किसके द्वारा होती हैं? ऑप्शन है नदियों द्वारा, हिमानियों द्वारा, या भूमिगत जल द्वारा, या वायु द्वारा। तो किसके द्वारा होती हैं? हिमानी द्वारा। हिमानी द्वारा विकल्प बी में आपको दिया गया है। हिमानी द्वारा यू आकार की नदियों का निर्माण होता है, और जो नदियाँ निकल कर आती हैं वे हिमानियों को या हिमनाथ को, जो बर्फ होता है उनके कटाव के कारण इन नदियों का निर्माण होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है। हमारी धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है। ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, या गैर नवीकरणीय संसाधन। तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, केवल 1 और तीसरा सही है, केवल 1 और चौथा सही है, केवल 2 और 3 सही है, 2 या 4 सही है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हमारी जो धरती है उससे हम जो तेल निकालते हैं या कोयला निकालते हैं वह क्या है? तो वह क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 4 सही है। गैर नवीनीकरण संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है। तो आपका डी विकल्प में आपको क्वेश्चन 2 और 4 का सही जवाब दिया गया है। और आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान में 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन हैं। ऑप्शन है ओपी रावत, बी टंडन, या राजीव कुमार, या BS सापन। तो कौन हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाता है राजीव कुमार। सी विकल्प में आपको दिया गया है। राजीव कुमार सी विकल्प में आपको दिया गया है। और इनको कब चुना गया था? तो इनको चुना गया था 15 मई 2022 में। कब चुना गया था? 15 मई 2022 में चुना गया था। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको रोज़ 20 से 25 MCQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।